इंसानी दिमाग आखिर उस इंसान की यादों को कैसे प्रोसेस करता है जिसने उसे सबसे गहरा घाव दिया हो। मतलब क्या इंसान सच में आगे बढ़ पाता है या बस एक ऐसा सामान्य होने का नाटक करता है जो किसी दिन एक छोटी सी फोन कॉल से ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही उलझे हुए मनोवैज्ञानिक सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही मार्मिक कथा है, बिहाइंड द सीन्स लव स्टोरी पार्ट 6, एक कॉल जो सब बदल दे। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य बस एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस कथा के जरिए उन जटिल मानवीय भावनाओं को समझना है जो टूटे हुए भरोसे और अलगाव के बाद जीवन में आने वाले खालीपन के पीछे काम करती हैं। हाँ, और इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सतह पर भले ही एक साधारण प्रेम कहानी लगे, लेकिन असल में ये मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही कच्चा दस्तावेज है। जब दो लोग एक गहरे रिश्ते के बाद अलग होते हैं ना, तो वो केवल एक दूसरे से दूर नहीं होते। तो और क्या होता है? वो अपने खुद के उस हिस्से से भी दूर हो जाते हैं जो इस रिश्ते ने बनाया था। ये चर्चा उसी हिस्से को वापस खोजने की जद्दोजहद के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। और इस जद्दोजहद के केंद्र में हमारे दो मुख्य पात्र हैं, सोमा और राम। बाहर से देखने पर अक्सर लगता है कि जीवन अपनी गति से चल रहा है, लेकिन भीतर का तूफान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा होता है। एकदम। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अक्सर टूटे हुए रिश्ते उस कांच की तरह होते हैं जिसे वापस जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन दरारें हमेशा रहती हैं। एकदम सटीक। दरारें छिपती नहीं है। हालांकि उन दरारों से गुजरने वाली रोशनी एक बिल्कुल नया और अलग रंग दिखाती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही। शुक्रिया। आज हम उसी नई रोशनी और उन दरारों के विज्ञान को समझेंगे। देखिए, कहानी की शुरुआत में राम की जो स्थिति है वो एक बहुत ही अजीब तरह के विरोधाभास को जन्म देती है। मतलब सामान्य होने का भ्रम बनाम अनुपस्थिति की सच्चाई। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही मार्मिक है ना? स्रोत में राम की स्थिति का जो विवरण है वो दिल दहला देने वाला है। कुर्सी पर कपड़े वैसे ही पड़े हैं, जूतों पर जमती धूल की एक पतली परत हर दिन थोड़ी और मोटी हो रही है। राम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहे हों। मेरा यह एक सवाल है। जी पूछिए। ये जो अपनी भावनात्मक शून्यता को अपने आसपास के वातावरण में झलकने देने की प्रवृत्ति है, ये क्यों होती है? मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी का इंजन तो चालू है, लेकिन किसी ने स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लिए हों। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, तो ये जो बिना दिशा के चलने का मनोविज्ञान है, ये असल में मानव मस्तिष्क की कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी जब दिमाग पर बहुत ज्यादा संज्ञानात्मक बोझ पड़ जाता है, उस स्थिति को दर्शाता है। अच्छा। हाँ, गहरे दुख या शोक में हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो रोजमर्रा की योजनाएं बनाता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक तरह से शट डाउन हो जाता है। मतलब दिमाग की सारी बैटरी कहीं और इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्टली, ठीक यही बात है। मस्तिष्क की सारी ऊर्जा केवल उस दर्द को सर्वाइव करने, उस अनुपस्थिति को समझने में खर्च हो रही होती है। ओह, आप समझ में आया। इसलिए जूतों पर धूल का जमना या कपड़े न समेटना महज आलस नहीं है। ये इस बात का शारीरिक प्रमाण है कि अंदर कोई मानसिक संसाधन बचा ही नहीं है। शरीर तो जिंदा है पर नियंत्रण नहीं है। राम का इंजन इसलिए चालू है क्योंकि इंसान का शरीर जिंदा रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उसे ऑफिस जाना है, सांस लेनी है। हाँ। लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर हाथ न होना उनके मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण के खो जाने को स्पष्ट करता है। जिसने जीना सिखाया वही इंसान अधूरा छोड़ जाए तो मस्तिष्क उस नई वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ये बहुत ही भारी बात है। बिल्कुल। इसलिए राम रातों को बिना सपनों की नींद सोते हैं, क्योंकि सपने देखने के लिए भी एक तरह की मानसिक शांति चाहिए होती है। ये बहुत ही शक्तिशाली व्याख्या है। और इसी बीच एक दृश्य आता है जहां राम के दोस्त करण की एंट्री होती है। हाँ, वो पल बहुत खास है। राम पहली बार करण की तरफ देखते हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। उनके अंदर भावनाओं का एक गुबार है, पर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो सिर्फ इतना कह पाते हैं, बस रह गया हूं। और दिलचस्प बात यह है कि इसके जवाब में करण कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, कोई सांत्वना नहीं देता। वो बस चुपचाप राम का कंधा दबाता है। सही बात है। करण का वो संवाद है ना, किसी के जाने से अगर आदमी इतना बदल जाए तो वो कोई नहीं होता।
क्या गहरे दुख में शब्द सच में इतने बौने हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। देखिए, भाषा का विकास इंसानों ने अपनी जरूरतें और सामान्य भावनाएं व्यक्त करने के लिए किया है। लेकिन जब आघात या दर्द एक सीमा से आगे निकल जाता है ना, तो वो भाषा की पकड़ से बाहर हो जाता है। मतलब दर्द के लिए शब्द ही नहीं बचते। एकदम। जब दर्द इतना गहरा हो कि उसे वाक्यों में पिरोना असंभव लगे, तब शारीरिक स्पर्श जैसे कंधे को एक खास दबाव के साथ दबाना मस्तिष्क के उस हिस्से को शांत करता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। अमिगडला, ये क्या करता है? ये हमारे डर और तनाव का केंद्र है। करण का वो स्पर्श एक मूक संवाद है। वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारा दर्द दिख रहा है, इसे शब्दों में बदलने की मेहनत मत करो, मैं यहां हूं। अरे वाह, ये बहुत ही सुकून देने वाला एहसास होगा। बिल्कुल। इंसान को जब दुनिया उजड़ती हुई महसूस होती है, तो उसे सलाह की नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी चाहिए होती है कि वो इस शून्यता में अकेला नहीं है। सही बात है। खैर, एक तरफ राम की ये बाहरी शून्यता है जहां समय ठहर गया है, और दूसरी तरफ सोमा की स्थिति है, अनकहे सवालों की गूंज। हाँ, सोमा का संघर्ष बिल्कुल अलग है। राम के शांत ठहराव की तुलना में सोमा के भीतर एक भयानक आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। वो खुद से भाग रही है। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सोमा अब आईने के सामने जाने से बचती है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि वो अपने बिखरे हुए रूप को नहीं देखना चाहती, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे वो खुद से भी छिपा रही है? देखिए, आईना एक बहुत ही निर्मम वस्तु है। ये केवल हमारी शक्ल नहीं दिखाता, ये हमारी असलियत दिखाता है। बिल्कुल। ये हमारी उस अवस्था को हमारे सामने ला खड़ा करता है जिससे हम मुंह मोड़ना चाहते हैं। मनोविज्ञान में इस व्यवहार को इमोशनल अवॉइडेंस या भावनात्मक बचाव का तंत्र कहा जाता है। तो वो असल में आईने से नहीं, अपनी सच्चाई से आंखें चुरा रही है। एकदम सही। आईने में दिखने को मतलब है उस दर्द, उस अपराध बोध और उस खालीपन को एक भौतिक आकार देना। जब तक वो आईने में नहीं दिखती, वो इस भ्रम में जी सकती है कि सब कुछ ठीक है। एक छलावा बना के रखती है। लेकिन जैसी आंखें मिलती हैं, वो छलावा टूट जाता है, और इसी छलावे को उसकी बहन रिया का वो चुपता हुआ सवाल पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। हाँ, रिया वाला सीन। रिया उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछती है, दीदी तुम ऐसे नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया है? अगर कोई वापस आ जाए तो क्या तुम फिर से वैसे हो जाओगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये सवाल सिर्फ सोमा के लिए नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या इंसान सच में कभी अपने पुराने स्वरूप में लौट सकता है? इस सवाल का मनोवैज्ञानिक उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, नहीं। मतलब कभी नहीं? कभी नहीं। जब कोई इंसान एक गहरे भावनात्मक आघात से गुजरता है, जब रिश्ते में दरारें आती हैं और भरोसा टूटता है, तो उसका पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्मबोध ही बदल जाता है। पुरानी सुमा वो थी जिसने कभी वो दर्द नहीं सहा था। वर्तमान सुमा उस दर्द के साथ जी रही है। तो वो पुराना वर्जन तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल। भले ही राम वापस आ जाए, लेकिन वो पुराना अनुभव कभी मिटाया नहीं जा सकता। इंसान हमेशा अपना एक नया संस्करण बनता है, जिसमें पुराने घावों के निशान भी शामिल होते हैं। यही कारण है कि रात के अंधेरे में जब उसके फोन की स्क्रीन राम के नाम से जलती और बुझती है, तो एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाती है। हाँ, वो द्वंद्व। वो उस नाम को इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है। उसका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है नहीं, क्योंकि वो फिर से टूटना नहीं चाहती। बिल्कुल। लेकिन उसकी भावनाएं कह रही हैं बस एक बार, क्योंकि वो उस पुराने सुरक्षित घर की याद से बंधी है। अंधेरे में फोन की जलती स्क्रीन उस दिल की धड़कन की तरह है जिसे इंसान अनदेखा तो कर सकता है, पर उसे रोक नहीं सकता। ये नहीं और बस एक बार के बीच का जो संघर्ष है ना, ये असल में मानव मस्तिष्क के दो अलग अलग हिस्सों की लड़ाई है। कैसे? तर्कशील दिमाग खतरे से बचना चाहता है, उसे पता है कि दर्द हो सकता है, जबकि जो भावनात्मक दिमाग है वो डोपामाइन और उस पुराने जुड़ाव की ललक में तड़प रहा है। यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। बताइए कैसे? क्योंकि इस भारी मानसिक द्वंद्व, इस घुटन और महीनों की खामोशी को तोड़ने के लिए कहानी में जो तरीका अपनाया गया है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। हाँ, वो मजाक वाला हिस्सा। बिल्कुल। हम बात करें उस पल की जहां दोनों किरदारों के बीच की बर्फ पिघलती है, और वो बर्फ किसी भारी माफीनामे या रोने धोने से नहीं पिघलती, बल्कि एक मजाक से पिघलती है। स्रोत बताता है कि रात के सन्नाटे में सोमा जोर जोर से हंसती है, क्योंकि उसे लगता है कि राम की मैगी जल गई है और वो रो रहा है। हाँ। राम मुस्कुराता है और कहता है कि वो बस उसे परेशान कर रहा था।
इतने भारी माहौल में अचानक जली हुई मैगी का जिक्र, क्या हास्य यहाँ एक ढाल का काम कर रहा है? देखिए, हास्य या मजाक मानवीय संवाद का सबसे शक्तिशाली डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी एक तरह का सुरक्षा तंत्र। अच्छा। हाँ, महीनों की खामोशी के बाद जब दो लोग बात करते हैं तो सीधे तौर पर भावनाओं की बात करना ऐसा है जैसे बिना ग्लव्स के नंगी बिजली की तारों को छूना। बाप रे। कोई नहीं जानता कि सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देगा। अगर राम सीधे कहता कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और सोमा फोन काट देती तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता। बिल्कुल। मतलब ये मजाक एक तरह का सुरक्षित दायरा है, एक सेफ टेस्टिंग ग्राउंड जहां नुकसान होने का डर कम है। एकदम सही। जली हुई मैगी एक ऐसा तटस्थ विषय था जिससे दोनों को ये जांचने का मौका मिला कि क्या सामने वाले के दिल का दरवाजा अभी भी थोड़ा खुला है। बहुत ही चालाकी भरा लेकिन स्वाभाविक कदम था ये। हाँ, अगर मजाक पर सोमा चिढ़ जाती तो राम इसे महज एक मजाक कहकर पीछे हट सकता था, लेकिन सोमा की हंसी ने यह संदेश दिया कि उनके बीच का पुराना सुरक्षित माहौल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्रोत में इस हंसी की तुलना किसी फीकी तस्वीर में रंग वापस भरने से की गई है, क्योंकि हंसी हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत ये संकेत देती है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन इसी हंसी के बीच सोमा एक बहुत ही गहरी बात कह जाती है। हाँ, वो पल जब माहौल अचानक बदल जाता है। वो कहती है, ऐसे मजाक करते हैं कि सच में दिल घबरा जाता है, और तुरंत मजाक का वो हल्का आवरण हट जाता है। राम एक ठहरा हुआ सवाल पूछता है, तो घबराता है दिल? हाँ। सोमा इसका जवाब जानती थी पर सुनना नहीं चाहती थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हंसी से बात शुरू तो हो सकती है, लेकिन भरोसे में जो दरारें आ चुकी थीं, उनके कारण हर वापसी सीधी नहीं होती। बिल्कुल। राम का ये सवाल उस ढाल के पीछे छिपी असली भावनाओं का बाहर आना था। मतलब मजाक बस एक दरवाजा खोलने के लिए था। हाँ, हास्य ने दरवाजा खोला, लेकिन उस दरवाजे के पार अभी भी वही अनसुलझे सवाल खड़े थे। उन्हें ये पता था कि सिर्फ हंसने से वो दरारें भर नहीं जाएंगी, उसके लिए उन्हें उस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा जिससे वो भाग रहे थे। और यहीं से हम कहानी के सबसे कच्चे और सच्चे सच यानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं। शाम के 5:30 बजे वाली वो निर्णायक कॉल। इस दृश्य का वातावरण कहानी के मनोविज्ञान को इतनी खूबसूरती से दर्शाता है कि वो हैरान कर देता है। हाँ, वो 5:30 का समय। बिल्कुल, शाम के 5:30 बजे का समय। आसमान में ऐसे रंग फैले हैं जैसे दिन और रात एक ही जगह ठहर गए हों। छत पर हवा चल रही है। सोमा आईने में खुद को देखकर बाल ठीक करती है, जो ये बताता है कि भीतर कुछ तो है जो फिर से संवरना चाहता है। देखिए, ये जो वातावरण है ना, ये केवल सजावट के लिए नहीं है, ये उनके मानसिक परिदृश्य का सीधा सीधा अक्स है। वही तो, शाम के 5:30 बजे का वो समय जहां ना पूरा दिन है ना पूरी रात, वो उनके रिश्ते की स्थिति को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाता है। ये एक लिमिनल स्पेस है, एक ऐसी जगह जो न यहाँ की है न वहाँ की। बहुत खूब। जब सोमा फोन पर धीमी आवाज में हेलो कहती है तो दूसरी तरफ से राम की आवाज आती है। स्रोत बताता है कि उसकी आवाज भारी थी, लेकिन पहले से हल्की लग रही थी, जैसे किसी ने लंबे अरसे से बंद खिड़की को खोल दिया हो। फिर सोमा बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा सवाल दागती है, मुझसे बात क्यों करते हो? वो सीधा वार था। और राम बिना एक पल सोचे जवाब देता है, क्योंकि मैंने बंद करना कभी सीखा ही नहीं। मेरा यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। बताइए। क्या राम का ये कहना कि उसने बंद करना कभी नहीं सीखा, ये एक विशुद्ध रोमांटिक भावना है, या ये असल में एक गहरी इमोशनल हेल्पलेसनेस यानी भावनात्मक लाचारी को दर्शाता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम राम के इस जवाब को न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो ये केवल रोमांस नहीं है, ये मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी भेद्यता है। वो कैसे? जब इंसान किसी के साथ बहुत गहरा रिश्ता बनाता है ना, तो उसका मस्तिष्क उस व्यक्ति के लिए नए न्यूरल पाथवे यानी तंत्रिका मार्ग बना लेता है। वो इंसान उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, यानी दिमाग शारीरिक रूप से बदल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए जब राम कहता है कि मैंने बंद करना कभी सीखा ही नहीं, तो वो सच कह रहा है। ये कोई सोच समझकर लिया गया निर्णय नहीं था कि वो सोमा को याद रखेगा। ये इस बात की लाचारी है कि उसके मस्तिष्क ने उस खिड़की को बंद करने की प्रणाली ही विकसित नहीं की है। मतलब कोई स्विच नहीं है जिसे ऑफ किया जा सके। एग्जैक्टली, वो चाहकर भी उस हिस्से को स्विच ऑफ नहीं कर सकता। ये एक स्थायी अवस्था है। वो 5:30 बजे का समय सचमुच उस रिश्ते का आईना है।
दोनों एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां वे पुराने दिन में वापस नहीं जा सकते। लेकिन वे एक दूसरे के बिना पूरी तरह से रात के अंधेरे में भी नहीं जाना चाहते। बिल्कुल सही। उस भारी स्वीकारोक्ति के बाद अक्सर कहानियों में ये होता है कि दोनों रोने लगते हैं, सब कुछ सुलझ जाता है, लेकिन इस स्रोत की ताकत इसके यथार्थवाद में है। हाँ, असल जिंदगी में चीजें इतनी आसानी से नहीं सुलझती। वही ना, उस स्वीकारोक्ति के बाद अचानक से चीजें पूरी तरह नहीं सुलझ जाती। राम के जवाब के बाद एक चुप्पी छा जाती है और स्रोत कहता है कि ये चुप्पी खाली नहीं थी, इसमें वो सब कुछ था जो टूटकर भी बच गया था। ये जो चुप्पी है ना, ये उस तूफान के बाद की शांति है जहां दोनों अपने बिखरे हुए टुकड़ों को देख रहे हैं। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, दोनों एक साथ उस मलबे को देख रहे हैं। लगते हैं ये कितना मानवीय है। बिल्कुल। इतनी बड़ी बात कहने के बाद वे रोजमर्रा की बातों में छिपने लगते हैं। उन बेमतलब की बातों में वे खुद को फिर से पहचान रहे थे, जैसे खो जाने के बाद घर की खुशबू याद आ रही हो। घर की खुशबू। फिर सोमा पूछती है, कल भी? और राम का जवाब आता है, जब तक तुम चाहो। फोन कटने के बाद भी सोमा अपना हाथ फोन पर रखे रहती है। हवा उसके बालों से खेल रही है। वो आसमान की तरफ देखती है जहां तारे हैं, कुछ साफ, कुछ धुंधले, ठीक वैसे ही जैसे उनके रिश्ते की कहानी, कुछ सुलझा हुआ, कुछ अभी भी बाकी। और फिर कहानी का अंतिम विचार आता है, शायद यही बाकी रहना उनकी सबसे खूबसूरत मजबूरी थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब हम हमेशा कहानियों में एक स्पष्ट क्लोजर ढूंढते हैं, एक साफ अंत जहां सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ सुंदरता इसी बात में है कि कुछ चीजें अनसुलझी ही छोड़ दी गई हैं। धुंधले तारों को भी आसमान का हिस्सा मान लिया गया है। ये खूबसूरत मजबूरी की अवधारणा मनोविज्ञान के रैडिकल एक्सेप्टेंस यानी मूलभूत स्वीकृति के सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ी है। रैडिकल एक्सेप्टेंस। हाँ, इंसानी दिमाग हमेशा पूर्णता ढूंढता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि रिश्ते कभी भी गणित के फॉर्मूले की तरह पूरी तरह नहीं सुलझते। सही बात है। घर की खुशबू का प्रतीक ये दर्शाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम उस इंसान के साथ अभी भी सुरक्षित महसूस करता है। क्लोजर एक मिथक है। क्लोजर मिथक है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इंसान को जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए हर चीज के साफ अंत की जरूरत नहीं होती, उसे केवल स्वीकृति की जरूरत होती है। उनका रिश्ता अब उन साफ और धुंधले तारों का मिला जुला रूप है। वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पुरानी दरारें मिटेंगी नहीं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के साथ उस अधूरेपन को साझा करना चाहते हैं। कभी कभी समाधान की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस एक साथ होने की वो मजबूरी ही काफी होती है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य सार को समेटें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि किसी टूटे हुए रिश्ते में दोबारा जुड़ने का मतलब पुराने इतिहास को मिटाना या उस दर्द को झुटलाना नहीं होता। इसका मतलब होता है उन दरारों और उन धुंधले तारों के साथ एक नई शुरुआत करना। महीनों की शून्यता, आईने से भागना और आंतरिक द्वंद, इन सब की दीवार को गिराने के लिए एक छोटा सा मजाक और 5:30 बजे की एक छोटी सी कॉल काफी थी। बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि मानवीय संपर्क की शक्ति कितनी असीमित हो सकती है। और ये भी कि जब भावनाएं अपनी जड़ें गहरी कर लेती हैं, तो इंसान चाहकर भी उनसे भाग नहीं सकता। प्यार और रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे बस समय, दर्द और परिस्थितियों के साथ अपना आकार बदलते रहते हैं। सामान्य होने का भ्रम टूटने से लेकर हास्य के सहारे उस सच्ची कॉल तक पहुंचने का ये सफर मानवीय मनोविज्ञान का एक सजीव चित्रण है। सच में। और आज की इस चर्चा को हम उसी विचार की ओर वापस ले जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ। टूटे हुए कांच को जब वापस जोड़ा जाता है तो दरारें कभी गायब नहीं होती, लेकिन जब उन दरारों से होकर रोशनी गुजरती है तो वो एक नए, अनपेक्षित और शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत रंग को जन्म देती है। बहुत खूब। सोमा और राम का रिश्ता भी उन्हीं दरारों से गुजरती हुई नई रोशनी है, जो अब पहले से ज्यादा परिपक्व और वास्तविक है। इस पूरी गहन चर्चा और कहानी के पन्नों से बाहर निकलने के बाद एक सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? जब कोई गहरा रिश्ता टूटता है तो क्या उसके अंदर का प्यार सच में खत्म हो जाता है, या वो बस अपना रूप बदल लेता है और इंतजार करता है सही तरह की चुप्पी का, ताकि उसे फिर से सुना जा सके? ये एक ऐसा विचार है जो उन सभी के भीतर एक गहरी गूंज पैदा करेगा जिन्होंने कभी कुछ खोया है और अनजाने में ही सही उसे वापस पाने की एक धुंधली सी उम्मीद बांधे रखी है। अगली बार तक इसी विचार पर मनन करें और ऐसी ही किसी और गहरी चर्चा में फिर मुलाकात होगी।